सो इन लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा? उद्यमिता के लिए आवश्यक कारक और वैधानिक आवश्यकताएं और महिला उद्योमी की सुरक्षा आने वाले सबको समझ में आया था? किसी को कोई डाउट है उस चीज में? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो प्लीज अभी बोल दें, अगर अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। So guys, today we are going to study about Startup India and Make in India. ठीक है? क्या है ये? कोई बता सकता है? मैम स्टार्टअप इंडिया है वो 2016 में स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो उसमें एक महीना मतलब कि जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण और उसके बारे में शिक्षा वगैरह दी जाती है। तो शायद आर्थिक सहायता दी जाती है। ओके। और कोई डेट बता सकता है कब हुआ था लॉन्च? वेरी गुड। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इनको डेवलप करने के लिए इंडिया में क्या क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो उसकी मेन 2 स्कीम्स ये आई थी, एक स्टार्टअप इंडिया एंड एक मेक इन इंडिया। ठीक है, तो हम पहले स्टार्टअप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कि कब लॉन्च हुआ था? 16 जनवरी 2016। बाय हुम? किसके द्वारा? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, इस पर्टिकुलर स्कीम या फिर इस पर्टिकुलर जो और मतलब लेकर आए हैं वो योजना, उसका मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टायर 2 या टायर 3 शहर होते हैं, जैसे एक होता है टायर 1 जो बहुत अच्छे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, जैसे पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, राइट। ये क्या टायर 1 सिटीज़ होती हैं, बड़ी सिटीज़। ठीक है, इनके पास बहुत बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मतलब सारे रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल। बट अगर हम बात करते हैं टायर 2 और टायर 3 वाली सिटीज़ की, ठीक है, तो इसमें कुछ कमियां रहती हैं। कमियां मतलब ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, बट कंपैरेटिवली टायर 1 से ये थोड़े से कम डेवलप्ड रहते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, एनकरेजमेंट दिया जाए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो इनका मेन फोकस और कुछ सेक्टर्स में भी था। कौन कौन से सेक्टर्स थे? एक था हेल्थ केयर सेक्टर, एक था टेक्नोलॉजिकल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर एजुकेशन सेक्टर। ये विभिन्न क्षेत्रों में इनका मेन फोकस गया है कि हमें यहाँ पर इनको डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि मोटा मोटा देखें अगर तो यही मेन सेक्टर्स है हमारी कंट्री में जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको स्किल सेट डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। सो दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। पहला था टायर 2 टायर 3 जो सिटीज थी उनको डेवलप करना, वहां पर एनकरेज करना एंटरप्रेन्योरशिप को। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन या फिर आप बात कर ले हेल्थ केयर की, टेक्नोलॉजी की, ये सारे सेक्टर्स को डेवलप करने का और आगे बढ़ाने का इन्होंने जोखिम मतलब बेड़ा उठाया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की, तो इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर हम दूसरे बिजनेसेस की बात करते हैं तो उनके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो थी वो बहुत लेंदी होती है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स होते हैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, थोड़ा सा सिंपल बना देना, ठीक है, सरल बना देना। यानी कि क्या, अगर कोई सोच भी रहा है स्टार्टअप्स करने का तो उसको ये कभी दिमाग में आ गया कि मुझे उसको इतनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब जाके एग्जीक्यूट हो पाएगा वो प्लान, तो वो वहीं पर रुक जाता है आगे बढ़ने से। वो इंसान जो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि हम इन ऐसे स्टार्टअप्स के लिए नियम कानून जो हैं वो थोड़े सिंपल कर देंगे। उनको सेटअप करने के लिए हम इतना मतलब सुविधाएं प्रोवाइड कर देंगे कि वो इजीली उसको एग्जीक्यूट अपने कर पाए प्लान को। ओके, सो दिस वाज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया। 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने अभी? टायर 2 और टायर 3 सिटीज वाला,
फिर सेक्टर्स वाला, देन लास्ट वाला कौन सा हमने पढ़ा? यस, नियम कानून इनको कम करना। ओके, अब कुछ फीचर्स या फिर हम बोल सकते हैं बेनिफिट्स। फीचर्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं? मुख्य विशेषताएं या लाभ, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। अब कुछ मुख्य विशेषताएं या लाभ में से पहला है सरलीकृत अनुपालन। सरलीकृत अनुपालन क्या होता है? दीज हिंदी वर्ड्स आर सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंसिएट फॉर मी। सरलीकृत सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एग्जैक्टली जो हमारे प्रक्रियाएं होती हैं उसको स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए इतना सिंपल बना देना कि वो इजीली मोटिवेटेड हो जाए, एनकरेज्ड हो जाए कि अपने जितने भी उनके पास न्यू आइडियाज थॉट्स आ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, जो भी नए विचारधाराएं, मैं बता रही हूँ, मुझसे पूछ लो मैं हूँ यहाँ पर, है ना। जो भी विचारधाराएं हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर उनको लेकर आने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया हमारे कंप्लायंस। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस को अगर हम हिंदी में बोले तो सरलीकृत अनुपालन। ओके, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। लेट मी राइट इट डाउन। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। ओके, हिंदी में लिखूं, लिख दूं? ये ओके, सरलीकृत अनुपालन। शर्मा जी कुछ बात करनी है तो आप मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टअप्स जो रहते हैं उनको अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग पर्यावरण की परमिशन लेनी पड़ती है। कल भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि उनको इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस बोर्ड्स होते हैं उनकी परमिशन लेना जरूरी होता है ना। वो कितनी मात्रा में पोल्यूट कर रहे हैं, उनके क्या क्या रिसाइकल रीयूज करने के तौर तरीके वो अपनाने वाले हैं, वो चीज़ें भी डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उनको ये आजकल ऐसा हो गया है कि वो सेल्फ डिक्लेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते थे पहले, डोमिसाइल मतलब सबको पता है, स्थानीय मूल निवासी, है ना, प्रमाण पत्र, ये जो होता है। तो ये क्या सेल्फ डिक्लेयर्ड भी बनाते हैं, है ना, कि हाँ मैं खुद डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं इस फला जगह की रेसिडेंट हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की, तो इनके लिए भी सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ऑल्दो वो क्रॉस चेक होंगे इन फ्यूचर, क्रॉस चेक जरूर होगा। जैसे कभी हमने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाया तो अब नहीं होता है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। लाइक मैंने भी जब वर्क करा तो मैंने भी ये चीज़ देखी। पहले हम लोग खुद ही सेल्फ डिक्लेयर कर देते थे कि वी बिलोंग, कि हमारे फादर की इनकम इतनी है एंड हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ रहे हैं एंड वॉट एवर वी वॉन्ट स्कॉलरशिप्स, राइट। अब वो नगर पालिका होती है, वो खुद बनाती है, डिजिटलाइज हो गया है। पहले हम हाथ से लिख के बना देते थे वहां पर, ठीक है, एक पेपर लेते थे और स्टैंप लगता था, फला चीजें हो जाती थी। बट व्हाट आई एम टॉकिंग हियर कि यहाँ पर क्या होगा कि वो डिजिटलाइज्ड हो गया है ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है, उसको ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि द प्रोसेस जो है वो सिंपल हो गई है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुई है। तो सेम गोज विथ हियर ऑल्सो कि एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको वो सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर उनको बोला गया है कि जो कर लाभ होता है, टैक्स बेनिफिट, वो भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? जो स्टार्टिंग के 10 ईयर्स रहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 10 ईयर्स जब भी उनको फंड्स लगते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो 10 ईयर्स बहुत क्रूशियल रहते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारा होगा टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट का मतलब होगा कर लाभ, है ना। जो स्टार्टिंग के 10 साल होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। क्रूशियल क्यों? क्योंकि वो नया नया बंदा आया है मार्केट में, उसको अभी अपना पैर जमाना है उस मार्केट में, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए कि ये बंदा टैक्स दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो कुछ जो एक स्पेशल एंटरप्राइजेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको ये बेनिफिट दिया जाता है कि वो 3 साल तक टैक्स नहीं भरेंगे, ठीक है।
शुरू के 10 साल में 3 साल तक टैक्स नहीं भरेंगे, बाकी के 7 साल आपको भरने हैं और फिर उसके बाद तो भरना ही है। आप ये 10 साल में आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, शुरू के 10 साल में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। फिर उसके बाद आता है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स क्या होता है भाई? फंड ऑफ फंड्स, आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक, है ना, बैंकों का बैंक। बैंक को भी पैसे लगते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज करेक्ट, बट आई वाज टॉकिंग समथिंग एल्स, मैं दूसरी बात कर रही थी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आरबीआई है उसको बैंकर्स ऑफ, मतलब बैंकर्स बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं, है ना। जैसे राजाओं का राजा होता है कोई, है ना, सम्राट जो भी, तो वैसे ही हमारे यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप्स को फंड्स चाहिए होते हैं, पर वो कहाँ से आएगा? तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए जो है वो अलग से स्थापित किया गया है, इन लोगों के लिए अलग से रखा गया है, और उसकी देखरेख कौन करता है? सिडबी किया करता है। सिडबी, सिडबी का नाम सुना है किसी ने? क्या होता है वो? सिक्योरिटी एक्सचेंज। No, that you are talking about SEBI. I am asking. No. Anyone else? स्मॉल आई से तो कुछ पता नहीं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई सबकी। शी इज करेक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक्स ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप इस 10,000 करोड़ रुपए को देखोगे, ये आपके अंडर है, आप इसको कैसे यूज कर रहे हो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जब भी स्टार्टअप्स को पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो लोन लेते हैं। गवर्नमेंट जो है वो विमेन को प्रोत्साहन करने के लिए क्या करती है? पैसा देती है कि आप शुरू करें, हम पैसा लगा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? वो यही चीज़ है, फंड ऑफ फंड्स। वो सिडबी जो है वो प्रोवाइड करती है कि भाई आप शुरू करो, अपना आइडिया बताओ, हमें भी देखना है कि आपका मार्केट में वो आइडिया कितना चलेगा, और मतलब वो विश्वास करके उनको पैसे देते हैं। तो वो 10,000 करोड़ रुपए जो है वो कौन देता है? सिडबी देता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम तेज पेटेंट प्रक्रिया, इसको हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम तेज पेटेंट प्रक्रिया को? फास्टर प्रोसेसिंग, फास्टर पेटेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। पेटेंट हमने कल पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। कोई बता सकता है क्या होता है वो? बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए थे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, कॉपीराइट भी बताया था, पेटेंट भी बताया था, एंड व्हाट एल्स आई टोल्ड यू? जैसे हमारा कोई लोगो है तो वो हमारा ही रहेगा, इसका हम डिजाइन। यस। तो अब ठीक है, अब जो ये फास्टर पेटेंट प्रोसेसिंग है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कि जो पेटेंट ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वो जल्दी कर देना ऐसे वेंचर्स के लिए, ठीक है। हर बिजनेस, हर एक एंटरप्राइज या फिर हर एक बिजनेसमैन जो है वो कभी ना कभी पेटेंट के लिए जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उसके पास कुछ यूनिक चीज होती है कि वो चाहता है कि ये सिर्फ मेरे नाम पर हो, है ना। तो अब क्या, जो दूसरे बिजनेसमैन होते हैं उनको ये प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, ये नए नए आए खिलाड़ी, इनको कुछ नहीं पता, ये नई रेस के घोड़े हैं, तो अब क्या होगा, इनके लिए जो ये प्रोसेस की गई है ये बहुत सिंपल कर दी गई है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो आपको अभी, अगर हम मोटा देखें कि 100% उनको टाइम लग रहा है, तो उसमें से सिर्फ आपको 20% टाइम लगेगा, 80% का जो है वो छूट मिल जाएगा। कुछ प्रोसेस करने के पैसे भी लगते हैं, है ना, गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ता है। हम लाइसेंस लेने जाते हैं तो उसके लिए भी हम पैसा देते हैं, देते कि नहीं देते? लड़कियों के लाइसेंस है कि नहीं है? मतलब मैं तो जब 18 की हुई तो आई वाज सो एक्साइटेड टू गेट ऑल द लाइसेंसेस एंड कार्ड्स। अदरवाइज कुछ तो लोग होते हैं 18 हो गए कुछ और ही सोचने लगते हैं, है ना। बट हम यहाँ पर लाइसेंस की बात कर रहे हैं, फाइन। तो
जो मैं बोल रही थी पैसे देने की, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ से लाइसेंस लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो उसमें भी छूट दी जाती है। ऐसे स्टार्टअप्स को 80% तक की छूट दे दी जाती है। आप सोचिए कितना बेनिफिट है कोई भी अगर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप को स्टार्ट करना या शुरू करना, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फास्टर पेटेंट प्रोसेसिंग। ये सब क्या पढ़े हमने अभी तक? हमने की फीचर्स एंड बेनिफिट्स पढ़े। यस, कोई लाइसेंस के लिए इसमें तो गवर्नमेंट हाँ, ये लाइसेंस, ये पेटेंट के लिए, पेटेंट अलग है, लाइसेंस अलग है। पेटेंट मतलब आपने अपने नाम कुछ चीजें करवा ली, ठीक है, ये मैं ही इसका मालिक हूँ, मेरे अलावा कोई यूज नहीं करेगा, करना है तो मुझसे पूछो, ठीक। और लाइसेंस होता है वो सबको मिलता है कि आप अब इसके अधिकृत वो हो गए, ओनर हो गए हैं, कि अब आप इसको यूज कर सकते हो। अभी तक आप लीगली यूज नहीं कर पा रहे थे, अब गवर्नमेंट ने आपको लीगल राइट्स दे दिए कि आप ये लाइसेंस दे दिया गया है, ठीक है, आप ये चीज यूज कर सकते हो या आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। सो लाइसेंस और पेटेंट अलग है। पेटेंट लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें फीस देना पड़ता है। मैंने बस फीस के लिए आपको समझाया कि लाइसेंस हम जब लेते तो तब भी हम कुछ पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। आप कुछ भी, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रियल एग्जाम्पल दूं, माई फादर ओन्स अ गन, ठीक है, उनके पास गन है, तो वो क्या करते हैं, इट इज़ अ लीगल थिंग, उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, बट उसको रिन्यू करवाना पड़ता है उस लाइसेंस को बार बार। लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें एंटरप्राइजेस की या स्टार्टअप्स की, तो वहाँ पर भी अगर आप पेटेंट करवा रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको गवर्नमेंट को, ठीक है। प्रोसेस करने के पैसे लगते, कोई फ्री में क्यों काम करेगा, थोड़ा तो पैसा लेगा आपसे भी। उनको क्या मजे आ रहे हैं कि आपके लिए काम करने के, है ना। तो वो चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने 80% की छूट दे रखी है। उनको सिर्फ 20% पैसे देने पड़ेंगे स्टार्टअप्स को, ओनली स्टार्टअप्स को, और किसी को नहीं, ठीक है। ये हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों? विशेषताएं एंड लाभ। अब कुछ इंसेंटिव्स भी देते हैं, एक और इसमें है, विमेन को इंसेंटिव दिया जाता है। विमेन एंटरप्राइजेस जो, या विमेन जो होती हैं वो स्टार्टअप कर रही हैं, तो उसमें भी उनको छूट मिलती है। उनको क्यों छूट मिलती है? अगेन हमने कुछ चैलेंजेस कल पढ़े थे, तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर उन लोगों को, विमेन को अलग से एक फायदा दिया जाता है। अगर हम बात करें कुछ सिंपल, विमेन को क्यों दिया जाता है फायदा? अगर हाउस खरीदते हैं हम, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अपने फादर क्या बोलते हैं, मम्मी के नाम पे खरीद देता हूँ, दादी के नाम पे खरीद देता हूँ, बहन के नाम पे खरीद देता हूँ। क्यों भाई, पैसे तो तुम्हारे हैं, अपने नाम पे खरीदो ना, छूट मिलती है ना। क्यों? महिला है वो, महिला का टैग लगा है उनके ऊपर। तो वही बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स में विमेन को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, छूट दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है, ठीक है, जाने कि वो आगे बढ़े और समाज को भी आगे बढ़ाए साथ साथ में। क्योंकि अगर एक महिला एजुकेटेड होती है तो पूरा परिवार एजुकेट होता है, ये हमने सुना है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। ओके, फिर ईजियर एग्जिट मतलब अगर आप अपना स्टार्टअप लेकर आए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि शुरू में आपको बताना पड़ता है कि हम ये शुरू कर रहे हैं कंपनी, हमारे अंडर कितने लेबर्स होंगे, रजिस्टर करवाना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। फिर मैंने आपको एक चीज़ ये भी बोली थी कल कि अगर आप बंद कर रहे हैं अपना बिजनेस, वाइंड अप कर रहे हैं, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो आपको जो ये वाइंड अप करने की भी प्रोसेस होती है वो ईजी हो जाती है, ईजियर एग्जिट हो जाता है, आप इजीली एग्जिट कर जाते हो मार्केट से, ठीक है। ये थे हमारे बेनिफिट्स या फिर फीचर्स, की फीचर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ इम्पैक्ट और अचीवमेंट्स की। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे यहाँ? पहली बात तो भाई, इम्पैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? प्रभाव। और अचीवमेंट्स को उपलब्धियां। तो हम बात कर रहे हैं प्रभाव और उपलब्धियां की। स्टार्टअप पंजीकरण, पहला पॉइंट, 2023 तक 98,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो है वो पंजीकृत हुए हैं। अब पंजीकृत क्या होता है? रजिस्टर्ड, है ना, रजिस्टर्ड हुए हैं। सोचिए
एक इंडिया जो है हमारा भाई कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और 2023 तक, लास्ट ईयर तक की बात है कि अराउंड 98,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, अराउंड 98,000 स्टार्टअप्स। मतलब कि ये कितना ज़्यादा हमारे जीडीपी, इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन, एक स्टार्टअप अगर 20 लोग को भी हायर कर रहा है तो 98,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सोच लो भाई। मैथ्स पढ़ते हो ना, बताओ कितना होगा। ओके फाइन, नो इश्यूज। फिर इसके बाद आते हैं, ये तो था हमारा स्टार्टअप रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है कि जॉब क्रिएशन। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू अराउंड 1.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 1.6 मिलियन जॉब्स। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा एनकरेज करती है, वो ज़्यादा प्रोत्साहित करती है कि आप आगे बढ़ें और साथ साथ में लोगों को भी आगे बढ़ाएं, ठीक है। फिर इनोवेशन का मतलब हम सबको पता है, नवाचार का क्या मतलब होता है कि कुछ नई चीज़ों को लेकर आना। कुछ अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया हमारा, एग्रीटेक हो गया हमारा, या फिर हम बात करें एजुटेक कंपनीज होती है। मैं एक पहले एजुटेक कंपनी में थी, आई वॉज अ कंटेंट राइटर, मैं थी, दिस इज अ फैक्ट, मैं सच्ची बता रही हूँ। हाँ, मैं थी, आई वर्कड, तो मैं एक एड्यूटेक कंपनी में थी। एड्यूटेक कंपनीज क्या होती है, हम गूगल करते हैं, कुछ कंटेंट आता है लिखा हुआ, तो वो कंटेंट कौन लिखता है, मैं वो लिख रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, हम मतलब ये सारे जो पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं, इनको इनोवेट करना, इनको क्रिएटिविटी के साथ लेकर आना और मार्केट की डिमांड को डिटरमाइन करके और अपने प्रॉपर सॉल्यूशंस, एडिक्वेट सॉल्यूशंस के साथ आना, ये सारा एनकरेजमेंट जो है वो स्टार्टअप इंडिया देता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया, ये हमने बस 3 चीज़ें थी, प्रभाव और उपलब्धियाँ। यही प्रभाव था, मेन यही होते कि रजिस्टर्ड कितने हुए हैं, जॉब कितनी क्रिएट हुई है, और कौन कौन सेक्टर में जो है इसका प्रभाव अच्छा पड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, हमारा ये पार्ट तो हो गया स्टार्टअप इंडिया का। अब आते हैं मेक इन इंडिया। भाई मेक इन इंडिया क्या है, नाम से बताइए। मेक इन इंडिया नई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत बनाना। के लिए जो चीजें स्वदेशी, हम्म जो वर्ड प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो लेते हुए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी चीज है उसको एक्सपोर्ट, मतलब बाहर से विदेशों से ना मंगाया जा सके, उसे भारत में ही प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और अर्थव्यवस्था चालू हो। वेरी गुड, सेम वही मैं भी कहना चाह रही थी जो उन्होंने बोला, ठीक है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ही हैज एक्सप्लेन सो गुड। उन्होंने ये बोला कि मेक इन इंडिया, हमारे इंडिया में ही बनाओ, हमारे घर पे ही बनाओ। आप जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, बाहर से प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो आउट ऑफ इंडिया, तो वो ना करते हुए हम हमारे यहाँ ही बनाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसरो का। इसरो है ना, रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं हमारे यहाँ से, अच्छे खासे हो रहे हैं, एंड इंडिया मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रही है इस पर्टिकुलर चीज़ में, साइंस में। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बना रहे हैं वो सारी चीज़ें, हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसके जो भी पार्ट्स चाहिए रॉकेट के, वो बाहर से नहीं लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में या फिर हमारे हॉलीवुड में अगर देखें तो कुछ ऐसी मूवीज़ बनी हैं, एक रॉकेट के बजट से भी ज़्यादा मूवीज़ बनी हैं, और हमारे इंडिया में उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो जितना पैसा लगाया गया है वो एक मूवी को बनाने से कम पैसा लगा है। कैन यू इमेजिन हमारे साइंटिस्ट कितने ज़्यादा इनोवेटिव है, कितनी ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग है, और कितने ज़्यादा जुगाड़ू है। आप ये वर्ड हमारे इंडियंस पे बहुत सूट होता है, एंड जुगाड़ वाला जो नेचर है वो हर एक के पास आता है। मेरे इसमें भी है, आप लोगों के इसमें भी होगा, कहीं ना कहीं से आप लोग भी जुगाड़ करते होंगे। भस्मारती में जाना, जुगाड़ कर लेंगे, ठीक। तो अच्छा, तेरे को वहाँ दूसरी प्लेस पे जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं, रुक भाई, तेरा भाई जुगाड़ करता है, दोस्त है ना। तो ये सारी चीजें जो है जुगाड़ वाली चीजें इंडिया में बहुत होती है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया
को प्रोत्साहन, मेन पर्पस ही उनका ये था कि आप जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हमारे ही कंट्री में होनी चाहिए। नॉट इवन वो सिर्फ इंडियन बिजनेस, इंडियन एंटरप्राइजेस को उन्होंने ये चीज़ बोली, उन्होंने विदेशी कंपनियों को भी बोला कि आप हमारे यहाँ आइए। टेस्ला, गूगल, है ना, एप्पल, ये सब जो इन लोगों को बोला गया है कि आप हमारे यहाँ आइए, मैन्युफैक्चर करिए, और यहाँ पर आपको चीप लेबर भी मिलेगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग वाले लोग भी मिलेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं, पहले बता दें, और सबसे ज़्यादा यूथ भी इंडिया में ही है ना। तो इंडिया में आपको चीप लेबर मिलेगा, आपको सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, आपको लैंड मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आप यहाँ पर आइए, हमारे लिए बस आपको एक काम करना है कि आप जॉब क्रिएट करिए, बस हम आपसे यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। और उनको क्या बेनिफिट है यहाँ पर आने का, जितना वो पैसा किसी बाहर जगह पर दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, वो उतने ही पैसे में यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज को हायर कर लेंगे। सो उनका मैन पावर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर ज्यादा सही से बैठेगा एज कम्पेयर टू सम अदर कंट्री। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो है वो कब लॉन्च हुआ था? एनीवन? 25 सितंबर 2014 को। बाय हुम? नरेंद्र मोदी। He is the only one who has come up with these ideas. No one else has come. Okay? मतलब आए हैं, लेकिन जो इफेक्टिव हुए हैं ज्यादा अच्छे से वो इन्हीं के द्वारा हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। मैं इसको गेस कर देती हूँ। अरे वाह, ये इतना साफ कैसे हो गया? चेंज करा क्या ये? ओ हाँ, वो क्लॉथ जो है वो बहुत गंदा है। ये मैंने अभी आपको समझाया, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। आप यहाँ पर आएंगे, अपनी कंपनी लेकर आ रहे हैं, तो मतलब आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, है ना। इनोवेटिव, अब कुछ नई चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मतलब इनोवेशन ही होगा, क्रिएटिविटी को ही प्रोत्साहन मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव में ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी तक 16 से 17% ही कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारे जीडीपी में। तो इनका मेन मोटिव ये है कि ये लगभग 25% तक का कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, कितना दे? 25% तक का, 25% तक का। अब इन्होंने बोला कि 2022 तक, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इनका ये 2022 तक ये चाह रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एटलीस्ट 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करें, एटलीस्ट 100 मिलियन जॉब्स। अगेन सिंपल सी बात है, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट बात ये है कि इनको इजीली, ऐसे जो यूनिट्स बाहर से जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, इनको इजीली सारा फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस में इनको थोड़ा सा क्या बोले, सिंप्लीफाई किया जाए इनके लिए। ये वरना कोई विदेशी कंपनी यहाँ पर आ रही है तो उनको रूल्स रेगुलेशंस, अलग अलग बोर्ड से परमिशंस लेना, है ना, ये सब सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम निकल जाएगा। जो उनका मेन मोटिव है 2022-2023 तक का, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस चीज के लिए उन लोगों ने क्या करा कि इनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर इन्होंने सारी जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करा। ठीक है, फिर इसका आखिरी पॉइंट है कि एफडीआई को अट्रैक्ट करना। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। कौन से सेक्टर्स में? कुछ मेन सेक्टर्स होते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर, इसमें ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है कि आप डायरेक्ट आप इसमें इन्वेस्ट करें। हमारे बैंगलोर को क्या बोलते हैं? यस, ये मेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आईटी फर्म्स हैं, वहां पर दुनिया की बेस्ट कंपनीज सेटअप है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो बैंगलोर है उसके अलावा भी और भी हमारी सिटीज जो हैं वो वैसी ही बने। ठीक है, तो इसलिए ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं उनको उन्होंने बोला है कि आप डायरेक्ट आइए, या फिर एफडीआई कोई वहाँ विदेशी आदमी जो है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो कर सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सके। ठीक है, ये हमारे क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ की सेक्टर्स हैं, की सेक्टर्स मतलब क्या होता है?
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ये मेक इन इंडिया आता है, ठीक है, मतलब ज्यादा फोकस कर रहा है। कुछ ऐसे 5 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में बता देती हूँ मैं। ऑटोमोबाइल एक है पहला, फिर एक औषधियां हैं, औषधियां मतलब दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर है ना। फिर आता है विमानन, विमानन मतलब एविएशन। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी। फिर आता है हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मतलब रक्षा निर्माण। फिर आता है हमारा खाद्य प्रसंस्करण दैट इज फूड प्रोसेसिंग। फिर आता है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, देन टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इज वस्त्र और परिधान। देन केमिकल्स, केमिकल्स इज रसायन, ठीक है। ये कुछ ऐसे मेन सेक्टर्स है जिन पे मेक इन इंडिया जो है वो फोकस करता है, ठीक। हमने लिख लिया ये लगभग 25 जितने भी जो भी हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य विशेषताओं की और नीतियों की, क्या होती हैं ये। जैसे कि जो इन्होंने लक्ष्य रखे थे कि 2022 तक 100 बिलियन जो उनका लक्ष्य पूरा हुआ है। परफेक्ट। अब हम थोड़ी सी हेडिंग के हिसाब से पढ़ लेते हैं। शी हैज मतलब उसने ब्रीफ में ओवरव्यू दे दिया हमें, अब हम थोड़ी सी हेडिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है एफडीआई नीति जो है उसका उदारीकरण करना। उदारीकरण मतलब लिबरलाइज करना, ठीक है। लिबरलाइज मतलब क्या होता है शर्मा जी? लिबरलाइज सिंपल, किसी भी प्रोसेस को ईज कर देना, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर देना, आजादी दे देना, लिबरलाइज कर देना, है ना। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एफडीआई जो है उसको लिबरलाइज किया गया है, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोले तो अधिकांश क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। मतलब ज्यादातर क्षेत्र जो है, जितने भी अभी हमने ये सेक्टर्स पढ़े हैं, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तक किया जा सकता है। कुछ क्षेत्र है जो जिसपे पूरा नहीं करते हैं, है ना, ड्यू टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर हम बात करें कुछ ऐसे क्षेत्रों की तो वो कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कोई मुझे बता सकता है? न्यूक्लियर पावर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अंतरिक्ष भी और डिफेंस में भी और 4 क्षेत्र में जाकर एविएशंस में आ गया, फार्मास्यूटिकल्स में भी होता है ऐसा। कभी कभी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जिनके ऊपर हम नहीं बोल सकते कि आप आए और आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो अधिकार जमाने लग जाएंगे फिर कि भैया मैंने पैसा लगाया है, आई ओन दिस कंपनी एंड आई विल ऑपरेट दिस कंपनी। फिर वो ड्रग्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी कंट्री के लिए वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और होंगे भी तो फिर ज़्यादा पैसों पे अवेलेबल हो पाएंगे, जो कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जो होते हैं इन माल प्रैक्टिसेस से बचने के लिए उन्होंने सेव कर रखा है कि आप इसमें ज़्यादा पैसे मत लगाइए, इसमें हम ही देखेंगे, ठीक है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन वही है, सिंप्लीफाई कर देना हमारे लॉस को, डिजिटलाइज कर देना प्रोसेस को। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हम नगर निगम में जाते हैं, वो डिजिटलाइज हो गया है हमारे सर्टिफिकेट्स निकालना, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ सिंगल विंडोज, हम अभी तक अलग अलग विंडोज में जा रहे थे कि भैया हमारा एसबीआई में जाते हैं, नहीं उस विंडो पे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसा बोल देते हैं कि आप वहां से लेकर आओ। बट अब उन्होंने क्या कर दिया है कि एक ही विंडो बनाई है, वहीं पर आपकी सारी समस्याओं का क्या होगा, हल निकलेगा। इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा, ओके। फिर इसके बाद करते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या है? इनिशिएटिव्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, ये ऐसे कुछ प्रोग्राम्स या फिर स्किल्स डेवलपमेंट स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है। इसमें आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती है, उल्टा स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कुछ कंपनीज जो है उनको ये बोला गया है, मैंडेटरी किया गया है कि आपको ये मतलब ये इंटर्नशिप जो है वो लोगों को प्रोवाइड करनी होगी, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी होगी, देन ओनली दे कैन डेवलप द स्किल्स एंड एट द सेम टाइम दे विल अर्न ऑल्सो,
क्योंकि उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो आप लोग भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और अच्छी कंपनीज करती हैं, ऐसा भी नहीं कि हल्की फुल्की। एक सन फार्मा भी करती है और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, सिप्ला करती है, बहुत सारी है ऐसे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉट इनटू सन फार्मा, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे पता है। एंड वो अभी वहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं परमानेंटली, तो इंटर्नशिप कैन टर्न आउट टू बी अ परमानेंट जॉब, सो दैट इज अ गुड थिंग टू डू आई थिंक। ओके, फिर इसके बाद आते हैं संरचना विकास। संरचना विकास क्या होता है? औद्योगिक गलियारे और स्मार्ट शहरों का विकास। समझ में आया ये क्या था? क्या था? उद्योग स्थापित करने तो उसके लिए जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या था? किसने यस बोला? और बताओ। इससे बड़ा इससे शहर स्थापित करना, उद्योग से एक शहर से दूसरे शहर से जुड़े, एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। बहुत सही बोला उन्होंने। हमें ऐसे शहर बनाना, ऐसी जगहें बनाना, ऐसे क्षेत्र बनाना कि जहाँ पर हम एंटरप्राइजेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ साथ में सिर्फ वो वहीं तक सीमित ना रहे, वो दूसरी जगहों, दूसरे क्षेत्रों पे भी प्रभाव डाले, उनसे भी कनेक्टिविटी रहे। हम कनेक्टिविटी पढ़ते हैं लोगों ने, आप लोगों में से अगर किसी ने कभी कोडिंग की होगी तो कनेक्टिविटी होती है, वो चीज़ पढ़ी होगी। किसी ने पढ़ा है? पढ़ा है? होता है कनेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है ना? तो क्या हम कुछ वेबसाइट पे गए हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो तुरंत चीज़ें कैसे आ रही हैं? क्योंकि बैकएंड वर्क कर रहा है उसके साथ, तो ये कनेक्टिविटी होती है। वेबसाइट तो आपने डिज़ाइन कर दी, बट जो पीछे जो काम कर रहा है उसको कनेक्ट करने का काम। तो सेम हम यहाँ पर अगर बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस जो रहता है वो भी कनेक्टेड होना चाहिए दूसरे बिजनेस से। कल को किसी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो भाई सामने वाला तो आएगा मदद करने के लिए, है ना? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भाई भाई एक दूसरे की मदद कर देते हैं, कर्जा उतार देते हैं किसी एक दूसरे का, मतलब एक ही उतारता है, दूसरा तो उतारता नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर हम इसको ऐसा बोले तो। फिर उसके बाद आता है इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं जो कुछ कंपनीज होती हैं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, उनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। मतलब अगर हम हमारे मतलब हमारी खुद की कंट्री में चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, मतलब प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए एक स्कीम लेकर आई है जिसका यही नाम है। इसमें क्या होता है? ये जो है कुछ अलग अलग सेक्टर्स को कवर करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ये सारे सेक्टर्स को कवर करता है ये। फिर इसके बाद आता है इनोवेशन एंड R&D। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको R&D की ज़रूरत पड़ती है, उनको देखना पड़ता है कि भाई प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट देती है। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा चैलेंजेस। भाई चैलेंजेस क्या है? क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? लैंड एंड लेबर, सबसे बड़ा चैलेंज। आपकी यूनिट है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, ठीक है, आपके पास लैंड ही नहीं है, आप चाह रहे हो लगाना, जगह ही नहीं मिल रही है, और जगह मिल रही है तो उतनी नहीं मिल रही जितनी आपको चाहिए। ठीक है, आपको लेबर्स चाहिए, आपको कुछ स्किल्ड लेबर चाहिए, कुछ सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, अवेलेबिलिटी ही नहीं है लेबर्स की उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर आपकी यूनिट सेट हुई है ना? तो ये जो है मेक इन इंडिया में ये एक तरीके का चैलेंज है। क्यों? क्योंकि कुछ लेबर्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लेबर्स जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी होती है एंटरप्राइजेस में, स्टार्टअप्स में, पर इंडिया में जो है इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ है, तो इंडिया का स्टैंडर्ड अभी भी यहाँ पर है, तो ये जो गैप है इसको मैच करने में अभी बहुत टाइम लग रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत सारे एफर्ट्स लगेगा, इनोवेटिव आइडियाज लगेंगे, जॉब क्रिएट होगी, तभी जाके हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो ये एक गैप है जो कि एक चैलेंज है। ठीक है, फिर ग्लोबल कंपटीशन।
वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो रही हैं, बट ग्लोबल कंपटीशन कैसे हो रहा है भाई? जैसे बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जस्ट लाइक चाइना, है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। ऑल्दो क्वालिटी जो रहती है प्रोडक्ट्स की वो डिफर करती है, बट वो बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उनको फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट का उनको मिला है कंसाइनमेंट, तो वो आपको 1 दिन में दे देंगे। वही इंडिया जो रहेगा वो 2 दिन लेगा प्रोड्यूस करने में, है ना। तो कौन जिसको अर्जेंसी में चाहिए रहेगी वो किसके पास जाएगा? चाइना के पास जाएगा। तो जो वो ग्लोबल कंपटीशन है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस चैलेंज को ओवरकम करना भी एक डिफ़िकल्टी है इंडियन स्टार्टअप्स या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो कि हमारे इंडिया में हो। ओके, अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं। आई थिंक सफिशिएंट है, हमने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब हमारे पास एक और लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो जो इस एंटरप्राइजेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं। ठीक है, कुछ मेन नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है NIESBUD। बहुत बड़ा है, आई नो, ये आपको मिलेगा, मैं आपको बस बता रही हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम या फिर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ये है कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, किनको? एंटरप्रेन्योर्स को, टू बिल्ड द कैपेसिटी। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। एंड स्टार्टअप्स जो हैं वो अभी क्या है? नूब है। नूब पता है क्या होता है? नूब ये हमारी लैंग्वेज है, हम सबकी लैंग्वेज है, आई गेस आप लोग यूज, न्यू इन द मार्केट, नूब है। स्टार्टअप्स न्यू रहते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, है ना, नए नए बच्चे हैं, तो उनको सिखाना भी ज़रूरी है, उनको स्किल डेवलप करना भी ज़रूरी है। वो तो आ गए बस आइडिया के साथ, क्या उनको पूरा माइंडसेट क्लियर है कि हमें ये चीज़ करनी है, उनका विजन है, बट कैसे करना है, क्या तुम्हारे पास वो स्किल है कि नहीं है। हमने एक सारा का केस स्टडी पढ़ा था, सारा का, उसमें उसने कोडिंग सीखी थी, स्किल डेवलप करा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये चीज़ मेरे फ्यूचर में काम आएगी, और वो आई भी, उसको आया भी वो चीज़, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप करा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर किसी भी एंटरप्रेन्योर की, इसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ये चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था। ठीक है, प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एडुकेट टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और साथ साथ में ये लोग ये भी बोलते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एंटरप्राइज है वो विदेशी कंपनियों से कोलैबोरेट करे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्किल्स है, उनके पास सारे रिसोर्सेज है, तो आपको उनसे सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलर ये वाली स्कीम इस चीज पे फोकस करती है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एडुकेटिंग द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, फिर उसके बाद एक और उन्होंने स्कीम लेकर आए हैं, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेटवर्किंग, मेंटरिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो होते हैं, हमने पढ़ा था कल कि विमेन जो रहती है वो चैलेंज फेस करती है नेटवर्किंग में, है ना। तो ऐसे जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको नेटवर्किंग का कुछ आइडिया नहीं है, दूर दूर तक उनकी कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है, वो बस मार्केट में आ गए हैं, है ना, लेकिन उनको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी चीज को बढ़ावा देने के लिए उनको सारे कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करना, रिलेशनशिप्स बिल्डअप करना, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स या फिर इवेंट्स ऐसे कंडक्ट करना जिससे कि वो सारी चीजें उनको अवेल हो पाए। ठीक है, ये पर्टिकुलर किस स्कीम का काम है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइज और वर्कशॉप्स, एग्जीबिशन करना, ट्रेड फेयर्स जो होते हैं, हमारे यहाँ हस्तशिल्प मेला लगता है ना, अलग अलग कल्चर को दिखाता है वो हस्तशिल्प मेला, राइट, अलग अलग क्रिएटिविटी, उनके स्किल्स को दिखाता है। तो वही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम अगर उस मेले में भी जा रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नॉलेज इंक्रीज हो रहा है कि इस स्टेट में कैसी चीजें बनती हैं,
है ना, कश्मीर में कैसी कढ़ाई होती है, ये सारी चीजें हमें वहां पर पता चल जाती है। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि ऐसे ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ वेबिनार्स और इवेंट्स या फिर ट्रेड फेयर्स, जिससे कि हमें नेटवर्किंग करने में ईजी मतलब हो सके, ईज हो सके। ओके, फिर आता है हमारा, इसके बाद आता है इंडियन एंजल नेटवर्क। भाई इंडियन एंजल नेटवर्क क्या होता है? इंडियन एंजल नेटवर्क, एंजल परिया, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंजल जो बिग जायंट्स होते हैं, बिग कंपनीज होती है, हम परियों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर परियों की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो इंडियन एंजल नेटवर्क है, इसमें क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, ये अडानीज, ये लोग जो ग्रुप्स हैं, इन लोगों के कांटेक्ट में आना। अगर आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप है, आप लोग ऐसे एग्जीबिशंस लगाओगे, उनको बताओगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, तो वो क्या करेंगे, आपको फंडिंग देंगे। आपको मेन क्या चाहिए, अभी तो पैसा चाहिए शुरू करने के लिए, तो वो ऐसी एंजल कंपनीज होती है, बिग चिप्स कंपनीज होती हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो बिग ब्लू चिप कंपनीज बोला जाता है उनको, बड़ी कंपनी उसको, जिनका टर्नओवर कुछ एक लिमिट से ज्यादा होता है, तो उनको बोला जाता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको फंडिंग देती है, इन्वेस्ट करती है पैसा आपके स्टार्टअप में, तो ये इंडियन एंजल नेटवर्क होता है। इजी एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर उस चीज को प्रमोट किया जाता है, और जो अलग अलग बड़े कंपनीज आती हैं उस पर्टिकुलर एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर में, तो वो आपको मेंटरशिप भी देती है, एडवाइसेस भी देती है। ऐसे ही नहीं कि अगर आपका पसंद नहीं आ रहा है तो वो बस वहां से वॉक अवे कर जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे, नहीं। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यू पोजेस दैट स्किल, यू पोजेस दैट ज़ील कि कुछ करना है आगे, तो वो आपको एडवाइसेस भी देते हैं एट द सेम टाइम। वरना आजकल तो एडवाइस देने के भी पैसे लिए जा रहे हैं, और वो भी अगर आपको कोई बड़ी कंपनी का आदमी आके बता रहा है तो दैट इज अ चेरी ऑन द केक, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन एंजल नेटवर्क। फिर इसके बाद आते हैं हम एक और स्कीम का, ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हिंदी मतलब FICCI बोलते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है जो कि प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस डेवलपमेंट को इन इंडिया। नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन, जो गवर्नमेंट से एसोसिएट नहीं है, ठीक है, ये अपने आप चल रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं है, बस इनका काम यही है। ये क्या क्या करते हैं, ये अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, समिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इवन पॉलिसी जो बनती है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसका आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्टार्टअप में, वो चीजें भी एजुकेट करते हैं सामने वाले एंटरप्राइजेस को या स्टार्टअप्स को, ठीक है। It provides a platform for startups to interact with industry leaders, government bodies and investors. See, conference organize कर दिया उन्होंने, वहां पर हर तरीके के, हर फील्ड के, हर सेक्टर के लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपकी नेटवर्किंग भी होगी, आप अपने प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विसेज जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो उसको प्रमोट भी कर पाओगे, इन्वेस्टर्स से बात कर पाओगे, इवन उनकी एडवाइसेस जो है वो भी ले पाओगे। ऐसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है या ऑर्गेनाइज करवाती है, ओके। फिर एक आता है, आखिर में हम बात कर लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये अभी हमने पढ़ा सिडबी। सिडबी क्या है भाई? ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है बहुत सारी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को। सिडबी जो है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल पैसों के मामले में, टेक्निकल टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट्स या अपग्रेड्स जो आ रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, या हमारे AI जो आ गया है, इन सारी चीजों का जो असिस्टेंस है, उनको ट्रेनिंग जो है, स्किल सेट डेवलप करना, ये सिडबी का काम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये सारी चीजें जो हैं हमारे नए आने वाले स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कर सके, ओके। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देते हैं, ओके। मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज समथिंग, चलो वो फाइनेंस में चले जाओगे, रहने दो, छोड़ो। सो एक और है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग तो सबने सुना होगा, है ना। इसका क्या मेन मोटिव है नीति आयोग का?
योजनाएं बनाना। तो ये सारी योजनाएं जो हैं इसका लाभ किसको मिलेगा? स्टार्टअप्स को, लोगों को, है ना, जो उससे एसोसिएट हो रहे हैं। नीति आयोग जो है वो इसी मेन पर्पस, इसका मेन एम ही यही है कि हम इनोवेशंस को ज़्यादा बढ़ावा दें, स्टार्टअप्स को और बढ़ावा दें। नॉट ओनली दिस, वो हमें इंटर्नशिप्स भी देते हैं। नीति आयोग की कभी वेबसाइट पे जाना, आप देखना, उसमें इंटर्नशिप्स भी रहती है, पेड इंटर्नशिप्स रहेंगी। इवन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कोर्सेज हैं जो कि कम पैसों पे आपको अवेल करवाते हैं, तो आप जाने की स्किल्स डेवलप कर सके और आपका स्टार्टअप भी बढ़ा सके। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई है हमारे एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल। थोड़ा सा बोरिंग हुआ है, आई नो दिस, बट इट इज व्हाट इट इज। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो था कंप्लीट हो गया है, आई थिंक 5th क्लास में, है ना? 5th क्लास ही है आज, लग नहीं रहा ना? मुझे तो नहीं लग रहा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे, पढ़ लें, करें शुरू? इच्छुक हैं कि नहीं आप लोग, ये बता दीजिए। नहीं, कोई नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट हमारी किसके बारे में है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट। ओहो, ये भी थोड़ी सी क्या है ही बोरिंग, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे, है ना? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सबसे पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। बताया था कि नहीं बताया था? क्या होता है? हमारे नए शर्मा जी, है ना, क्या है डिफरेंस बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में? Please louder. I speak very loudly, so now I hear loudly. Can't help it. And focus क्या होता है इनका? गुड, फोकस आप लोग सब थे क्लास में। क्या ये तुम तो बस ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देते हो, बीच में से कोई भी प्रॉफिट एक एक शब्द उछाल के बोल देते हो, जंप करके चला जाता है। प्लीज बाइफरगेट दैट थिंग। आप बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं कि आप मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहे हैं? बिजनेस के बारे में। ओके, बिजनेस का क्या फोकस होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप का? ओके, गोल क्या है? बिजनेस का गोल होता है कि वो सस्टेन करे मार्केट में, और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका जो गोल होता है वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और कुछ नया इनोवेट करना होता है। मैंने पहले भी बोला था कि फोकस और गोल में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मेरा फोकस आप लोगों के ऊपर है, पर मेरा गोल ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं, कोर्स कंप्लीट करवाऊं टाइम में, ये मेरा गोल है। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। आते हैं हम बिजनेस के ऊपर। अब बिजनेस के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिजनेस क्या होता है? ये एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसमें हम कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड टू सस्टेन इन द मार्केट। ठीक, समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज थी ये, बहुत लेमन लैंग्वेज में बोला है मैंने। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, ह्यूमंस, इंसान जो कर रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं? इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ गुड्स और सर्विसेज को, हम लोग परचेज भी करते हैं, वो लोग सेल करते हैं, ठीक है? अब इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करके ये मार्केट में सस्टेन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, रिटेंशन चाहिए इनको, ठीक है? अब वो रिटेन तो हो रहे हैं, सस्टेन तो हो रहे हैं, बट क्यों हो रहे हैं? जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको री इन्वेस्ट कर सके अपने ही बिजनेस में, और वो ग्रो कर सके और एक्सपांड हो सके, बढ़ सके आगे, वहीं तक सीमित ना रहे, ठीक है? ये बिजनेस होता है। अब बिजनेस जो रहते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस,
कौन कौन से होते हैं हमने पहले भी पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशंस, कॉपरेटिव्स, ये सारे होते हैं बिजनेस। हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, ये सब भी होता है ना। कोई अगर बीबीए बीकॉम वाले हैं यहाँ पर, है कि नहीं? कोई है कि नहीं? बस आप दो तीनों ही हैं, आप भी हैं? तो भाई शर्म आ रही है क्या तुम्हें बीबीए बीकॉम के लिए हाथ ऊंचा करने में? और आप लोग किस ग्रेजुएशन में हैं? सॉरी, बीएससी एमएससी भी है कोई? अच्छा आप लोग, वाह यार, बहुत ज्यादा है। ओके, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे हैं कुछ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस की, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? जो एक ही आदमी होता है, वो अपने बिजनेस को ओन करता है, वही मैनेज करता है, सारे रिस्क बियर करता है, इवन लॉसेस जो इनकर होते हैं वही देखता है, कैपिटल वही लगाता है, प्रॉफिट्स जो होते हैं वही लेता है, उसका दायित्व किसी के लिए नहीं है। ही इज द ओनली पर्सन हु इज लायबल फॉर एवरीथिंग। ओके, ही इज द, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर इसके बाद आती है पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप क्या होता है? जब एक से ज्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बिजनेस में, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। एक नहीं है, दो लोग भी हो गए तो वो पार्टनरशिप होगी। ग्रुप ऑफ पीपल हो गया तो भी वो पार्टनरशिप ही कहलाएगा। इसमें क्या होता है? आपकी जो रिस्क होती है, रिस्क काय की? लॉस इनकर करने की या फिर प्रॉफिट की। तो ये कैसे डिसाइड होती है? आप जितना कैपिटल लगा रहे हो अपने वेंचर में, कितना भी आप पैसा लेकर, पूंजी लेकर आ रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ और शर्मा जी हैं, तो हम दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। शर्मा जी लेकर आए 40 लाख रुपए, मैं लेकर आई 60 लाख रुपए, 1 करोड़ का बिजनेस बन गया, है ना। अब मैं जो हूँ, मैं ज्यादा एक्सपोज हो रही हूँ रिस्क के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पैसा ज्यादा लगाया है बिजनेस में, ठीक है। उसी के हिसाब से अगर लॉस होगा बिजनेस में, तो 60 लाख के हिसाब से ही मैं अपना लॉस लूंगी। ओके, प्रॉफिट होगा तो भी मैं ही लूंगी। अगर मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, चलो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, शर्मा जी और मैं हैं क्या? बिजनेस पार्टनर्स। तो शर्मा जी सिर्फ 40 लाख रुपए लाए थे, तो उनको 100 करोड़ का सिर्फ 40% मिलेगा। वेरेज अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे 60% मिलेगा, क्योंकि पैसा किसने ज्यादा लगाया है? मैंने लगाया है। तो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप में ये सारी चीजें डिसाइड होती है कि आप कितना कैपिटल लेकर आए हैं। ओके, अब आते हैं कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या है भाई? कोई बताएगा? कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? बीबीए बीकॉम? भाई जोर से बोल दो यार। बीबीए बीकॉम नहीं, आप लोग भी बताइए। कॉर्पोरेशन वो कॉपरेटिव्स होते हैं। गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंबाइन नहीं, क्या होता है? कोई बता सकता है? अलग होती है। जस्ट गेस कि दो कंपनी साथ में या दो वेंचर साथ में कोलैब करती हैं। मतलब इलैबोरेट। मैम जस्ट नॉट पार्टनर्स बट जैसे दो वेंचर्स का दो बिजनेसेस एक चीज पे एक पर्टिकुलर चीज पे काम करते हैं। नहीं, that is cooperative societies, that is something different which we will be studying in future। इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉर्पोरेशन की। आपने हिंदी में पूछा कॉर्पोरेशन क्या होता है ना? उसी से यही पूछा था ना, तो हिंदी में उसको बोलते हैं निगम। निगम, कॉर्पोरेशंस को हिंदी में निगम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें शेयर धारक जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं,
ठीक है, वो अपना ओनरशिप प्राप्त करते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली उन्होंने इक्विटी शेयर्स लिए हैं और फिर वो उसके क्या हो गए हैं, पार्टनर हो गए हैं उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन की या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। और साथ साथ में इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होता है वो दोनों का भी उनको राइट मिल जाता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट क्या हो गया, अब यहाँ पर आपकी जो कंपनी है उसको मैनेज करने के तरीके, फाइनेंस हो गया, ऑपरेटिव्स हो गए, या आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, इससे रिलेटेड जो वर्किंग होती है ना, सारी चीज़ों को करने का जो दायित्व, जो हिस्सेदारी होती है वो भी इनको मिल जाता है। ठीक है, अब कॉपरेटिव्स जो आप बोल रहे थे, इसके बाद वही आता है कॉपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं सहकारी समिति। सहकारी समिति ये जो है, इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं सेम इंटरेस्ट के, वो एक समूह या फिर ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसको संचालित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मोस्टली विमेन बनाती हैं, या फिर जो अपना नया वेंचर या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो लोग बनाते हैं और साथ में पैसा इकट्ठा करते हैं। उनका सेम इंटरेस्ट रहता है कि हमें यही बिजनेस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेन बनाने वाली हूँ तो यहाँ पर आप में से 5 लोग होंगे जिनको पेन बनाना होगा, आप मेरे साथ आएंगे, हम लोगों का इंटरेस्ट है पेन बनाना, हम लोग सब लोग आपस में पैसा इकट्ठा करेंगे, रजिस्टर करवाएंगे एंड देन हमारा वेंचर स्टार्ट करेंगे। दिस वॉज दी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। तो हमने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ लिए। जॉइंट हिंदू फैमिली होता है बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली, भाई अभी आपकी एक दुकान है, पापा चला रहे हैं, गल्ले पे अगले दिन से आप बैठने लग जाओगे, जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, इसमें जो है आपकी ओनरशिप जो होती है मुखिया लेता है, कर्ता लेता है, कर्ता है ना, मुखिया को कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमारे फादर मुखिया हैं घर के, ठीक है, वो बिजनेस चला रहे हैं, उनके बाद जो सबसे बड़ा आदमी होगा घर में, जो बिजनेस चला रहा है उस पर्टिकुलर शॉप को या फिर जो भी है, जनरल स्टोर जो भी होता है तो वो फिर बन जाएगा आपके फादर के बाद कर्ता, वो ओनर बन जाएगा। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो नाम ही वहीं से डिराइव हुआ है कि आपकी बिजनेस जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है आप ही की फैमिली में, उसको बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जाना। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली। अब आते हैं, हम कुछ बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस के क्या क्या हमारे महत्व है ना, इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, और जो आप लक्ष्य, लक्षण इज सिम्टम्स। क्या लक्षण है, सर्दी जुकाम के क्या लक्षण है, गला दुख रहा है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की। पहला आएगा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, क्या है, अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक विकास, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस होता है, किसी भी इकोनॉमी का एक इंजन होता है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बिजनेसेस जो होते हैं वो इंजन का काम करते हैं। ट्रेन का इंजन होता है जो आगे लेकर जाता है ना, ट्रेन तभी आगे बढ़ती है। वैसे ही हमारी इकोनॉमी के लिए जो बिजनेस होता है वो इंजन का काम करता है, वो आगे लेके जाता है। बिजनेसेस जो रहते हैं वो ज्यादातर हमारी बहुत ड्रास्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वो अगेन वही साइकिल चलती है, मार्केट में डिमांड क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, परचेस करना, प्रॉफिट अर्न करना, री इन्वेस्टमेंट करना, एक्सपांड करना, मतलब वही जॉब क्रिएट करना, ये सारी चीजें जो है वो साइक्लिक है। ठीक है, तो ये जो है बिजनेसेस जो हैं वो जीडीपी में बहुत ड्रास्टिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इवन जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो तो कर रहे हैं, साथ साथ में हमारी इकोनॉमी में वेल्थ को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, वेल्थ जो होती है उसको भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। तो मेन इनका पर्पस यही होता है बिजनेसेस का कि वो हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अगेन द सेम थिंग ओनली, रोजगार सृजन अगर हम बात करें हिंदी में तो। ठीक है, रोजगार सृजन क्या होता है भाई, कोई मुझे बता सकता है? जॉब्स देना या फिर लोगों को रोजगार प्रदान करना। अगर बिजनेस लगेंगे तो उनसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा।
ऑब्वियसली। तो उनका भी यही कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं उसको कम कर देना, है ना। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी तक बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ क्या है, स्टार्टअप्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को कम करना है, एंड इवन जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी इंक्रीज करना, सोशल स्टेबिलिटी को लेकर आना, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, जीवन स्तर को बढ़ाना, या फिर सामाजिक स्थिरता में योगदान देना, सामाजिक स्थिरता में योगदान देना, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मैं इसको लिख देती हूँ अदरवाइज इनोवेशन। इनोवेशन क्या हो गया, नवाचार। नवाचार क्या मतलब होता है कि जो बिजनेसेस होते हैं वो अलग अलग इनोवेशंस को ड्राइव करते हैं। ड्राइव करना मतलब क्या हो गया, अब बढ़ावा देना, फोस्टर करना, बूस्ट करना, आगे बढ़ाना। जैसे बिजनेस, अगर मेरा कोई सा बिजनेस है, मैंने ये आप लोगों को बताया था कि मैं पेन का बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, बट मुझे इसको और आगे बढ़ाना है, कुछ नई चीज लेकर आनी है, तो मैंने इसमें माइक्रोफोन भी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लेक्चरर्स को ज्यादा इजी हो जाएगा कि वो इस चीज को यूज कर सके, ठीक। तो ये क्या हो गया, इनोवेटिव आइडियाज को ज्यादा बढ़ावा देना और ज्यादातर R&D में इन्वेस्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक डिपार्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस का, उस पर इन्वेस्ट करना। अगर आप मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ ये पेन वाला, तो वो लोग जो है, मेरी बिजनेस का जो ओनर है ना, वो क्या बोलेगा कि मैं R&D में ज्यादा पैसे लगाऊंगा क्योंकि मुझे मार्केट में सबसे ज्यादा अलग हटके दिखना है। तो क्या आप जब मुझे फंडिंग दोगे तभी तो मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगी कि मुझे क्या नई चीज अपने प्रोडक्ट में डालनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा करना, ओके। न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर डेवलप्ड विच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी। अगेन वही बात हो गई कि अगर R&D में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नए प्रोडक्ट बनेंगे, नए प्रोडक्ट बने तो हमारी क्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च ही कर रहे हैं और डेवलप ही कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर क्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे अंदर भी एक स्टेबिलिटी और हमारा जो इंक्रीज होगा लिविंग स्टैंडर्ड वो भी हो जाएगा, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, कैसे होगा, क्यों कि मैंने अगर ये प्रोडक्ट परचेस कर लिया माइक्रोफोन के साथ, तो मुझे इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं ट्रबलसम प्रोसेस के साथ गुजर रही हूँ, ये गिर रहा है, आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि कहीं इधर उधर तो नहीं गिर रहा है, ऐसे ऐसे बार बार यू चेक ऑन करना, चालू है कि नहीं चालू है माइक। तो मैं ये सारी चीजें जो है, ट्रबल्स जो हैं, इसको मैं क्या करूंगी, हटा दूंगी, रेक्टिफाई कर दूंगी। ये कौन करता है, R&D करता है, और R&D में जब इन्वेस्टमेंट होगी तभी हमारी चीजें इनोवेट होंगी, ओके। फिर इसके बाद आता है हमारा सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण को क्या बोलते हैं, हमने एक CSR करके पढ़ा था, CSR, यस, क्या था इसका, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, है ना। इसमें जो होता है CSR को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा एनकरेज करना कि भाई जो कंपनी है, बिजनेसेस जो है, वो उसमें पैसा लगाए। किन चीजों में पैसा लगाए, जैसे कि हमारा हेल्थ केयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गया। आप अपने फंड्स में से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स जो मैंने बताया था कि रिटेन करके रखते हो या अलग रखते हो कि आप समाज में उसको लगा सकें, वापस से दे सकें, तो आप ऐसे सेक्टर्स में लगाओ जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गया, इन सब में पैसा लगाना रहता है। इससे क्या होगा, ये हमारी इंप्रूव करेगी। अगेन वही बात है, कम्युनिटीज जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा शिक्षित हो रहा है जिसको अभी तक शिक्षा नहीं मिल रही थी, आप डाबर आमला 1 रुपया शिक्षा की ओर, है ना, उसने क्या बोला, उसका भी यही है CSR, समाज के प्रति काम कर रहा है वो, है ना। तो क्या हुआ कि वो पैसा उन बच्चों के लिए लगा रहा है जिनको शिक्षा का मतलब अभाव था, शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। तो साथ साथ में उसकी ब्रांडिंग तो हो ही रही है, वो समाज सुधार के लिए भी कुछ कदम आगे बढ़ा रहा है,
ठीक। तो अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो इकोनॉमी पे भी अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी कही गई है कि अगर कोई बिजनेस है उसको हमेशा सोशल वेलफेयर जो रहता है वो उसके लिए काम करता है, अपने लिए CSR रखता है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाता है, समाज के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाता है। ठीक है, वो चाहे किसी और भी मोटिव के साथ काम कर रहा हो। डाबर आमला चाहे उसको ये है कि मैं 1 रुपया बच्चों की शिक्षा के लिए दे रहा हूँ, पर साथ साथ में उसका नाम भी तो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमें नाम याद हुआ कि नहीं हुआ उसका। तो वही चीज यहाँ पर भी चल रही है। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, वैश्विक व्यापार और आर्थिक परस्पर निर्भरता। ओहो भाई, ये क्या होता है, क्या होता है? यस, ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक व्यापार और आर्थिक परस्पर निर्भरता। अब ग्लोबलाइजेशन आया है ना, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा हुआ हमारे बिजनेसेस को? हम फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड कर पा रहे हैं, राइट। हम फॉरेन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पहुंचा पा रहे हैं, इवन हम उनकी भी चीजें हमारे यहाँ लेकर आ पा रहे हैं। तो इससे हमारे बिजनेस को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं लैक कर रहे थे टेक्नोलॉजी में, हम कहीं पीछे जा रहे थे हमारे पैसों के कारण, और कभी हमारे पास स्किल लेबर्स नहीं थे, तो वो वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आए, मशीनरीज लेकर आए और हमें वो चीजें डेवलप करी, हमारे अंदर स्किल्स डेवलप करा, और इससे हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है। बिजनेस आगे बढ़ा तो इकोनॉमी आगे बढ़ी। सो वन इन द सेम थिंग है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ट्रेड्स को आगे बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमिक रिलेशंस जो होते हैं ग्लोबली उसको भी डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? पक्का? फिर आते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यूज। गवर्नमेंट रेवेन्यू को हम हिंदी में बोलते हैं सरकारी राजस्व। क्या बोलते हैं? सरकारी राजस्व। भाई गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो है, बिजनेस जो रहता है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जनरेट करने में बहुत हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, GST, ये सारे जो है वो हर एक बिजनेस को पे आउट करना पड़ता है। उनको सब्सिडीज मिल रही है तो सब्सिडीज कोई 100% सब्सिडीज नहीं मिल रही है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पैसा देना ही पड़ेगा। हमने कल भी पढ़ा था कुछ 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, कुछ ऐसा 5 करोड़ रुपए नेटवर्थ होती है, 2% देना पड़ता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी कल, है ना। तो हर एक बिजनेस जो रहता है उसको टैक्स के थ्रू वो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जनरेट करने में हेल्प करता है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, GST और भी बहुत सारी चीजें होती है जो टैक्सेबल होती है, जिसको देना अनिवार्य होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, अदरवाइज आप लोग सो जाएंगे आज, बहुत ज्यादा खींचा रहा है। ठीक है, सो थ्योरी में ऐसे ही होगा, बट हम केस स्टडीज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, क्योंकि आई बिलीव मैंने आज जानबूझकर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, बस मैं यही चेक करने वाली थी कि आपको किस में मज़ा आ रहा है। बिकॉज ऑनेस्ट रिव्यूज तो ऐसे तो मिलने से रहे मुझे, तो मुझे भी एक्सपेरिमेंट विद द ट्रेंड्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कल क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। हम स्कोप पढ़ने वाले हैं बिजनेस का, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, परचेज एंड मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं।